हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर 18 मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड हो जाए तो आप बताएं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स पर क्या असर पड़ेगा। रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उन पर क्या असर पड़ेगा। तो आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर ये है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा तो फिर होगा क्या, लॉजिकल बताता हूं फिर प्रूफ करता हूं कि हमें सारे रिलेटिविस्टिक चेंजेस वाज़ेह नजर आएंगे, वाज़ेह मिलेंगे। इस वक्त तो अगर एक बॉडी मोशन स्टार्ट करें तो मास में इंक्रीज का पता नहीं चलता, लेंथ में डिक्रीज का पता नहीं चलता, टाइम के एलोंगेशन का पता नहीं चलता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू 50 पर आ गई तो फिर हमें वाज़ेह पता चलेगा कि मोशन से मास इंक्रीज होता है, लेंथ डिक्रीज होता है, टाइम एलोंगेट होता है एंड सो ऑन। कैसे, रीजन क्या है, हमें ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ये चेंज जो हमें डिटेक्ट होते हैं इसके पीछे एक रिलेटिव फैक्टर है, रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, और वो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है 1 - v² डिवाइड बाय c² अंडर द रूट। ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। इस रिलेटिविस्टिक फैक्टर में ये ऑर्डिनरी स्पीड्स हैं, ये ऑर्डिनरी स्पीड्स हैं। अब अगर c की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, ये भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू जब ज्यादा होगी तो कम डिवाइड बाय ज्यादा से आंसर कम आएगा, और कम सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर ज्यादा आएगा। तो जब रिलेटिविस्टिक फैक्टर ज्यादा होगा तो हमें बहुत देर के बाद पता चलेगा कि अच्छा मास इंक्रीज होता है मोशन से, लेंथ डिक्रीज होता है मोशन से, या टाइम एलोंगेट होता है मोशन से। अगर रिलेटिविस्टिक फैक्टर की वैल्यू बड़ी है तो आसानी से ऑर्डिनरी लाइफ में आपको रिलेटिविस्टिक चेंजेस का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगर आप c की वैल्यू को ज्यादा से यानी 3 × 10⁸ से सिर्फ 50 बना दो तो ये ऑर्डिनरी लाइफ के इतना क्लोज है कि मामूली स्पीड पर भी आपको रिलेटिविस्टिक फैक्टर मिल जाएगा, वेरिएबल फैक्टर मिल जाएगा, और रिलेटिविस्टिक फैक्टर जो है वो अप्रोचेबल हो जाएगा, और इस तरह हमें वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं, और मास का इंक्रीज इजीली डिटेक्टेबल होगा, लेंथ का इंक्रीज इजीली डिटेक्टेबल होगा, लेंथ का डिक्रीज और टाइम का एलोंगेशन इजीली डिटेक्टेबल होगा। आसान बात ये है, समराइज फॉर्म ये है कि if the speed of light c become 50 meter per second, then all the relativistic changes in ordinary life will appear easily। हमारे पास सामने वाज़ेह नजर आएगा, जब कोई बॉडी मूव करेगी तो हमें आसानी से पता चलेगा कि इसका रेस्ट वाला मास कुछ और था और इसका मोशन वाला मास कुछ और था। अभी पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये पता या ये रिजल्ट लाने के लिए हमारी स्पीड को c के करीब जाना पड़ता है, और c इतना बड़ा है कि हमारा स्पीड उसके करीब जा नहीं सकता, तो हमें चेंजेस डिटेक्ट नहीं होते। अगर आप c को कम कर दें तो हमारे स्पीड और c में कोइंसिडेंस या ओवरलैपिंग नजदीक होगा, और हमें वाज़ेह पता चलेगा कि मोशन के दौरान रिजल्ट कुछ और होते हैं और रेस्ट के दौरान रिजल्ट कुछ और होते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आइडिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आइडिया है वो क्या है, वो गौर से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2। इसमें है कि 2 स्टार्स हैं, ये एक स्टार है स्टार 1 और ये दूसरा स्टार है स्टार 2। इससे जो लाइट आ रही है वो रेड है और इससे जो लाइट आ रही है वो ब्लू है। तो इन लाइट्स को देखकर आप इन स्टार्स के टेम्परेचर के बारे में क्या आइडिया बना सकते हो? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि इज अकॉर्डिंग टू विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, हम जानते हैं कि वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी रेडिएशन या सोर्स के लिए वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/, वेवलेंथ, और इट मींस के टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
तो जिस स्टार से आने वाली शुआ का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, और जिस स्टार से आने वाली शुआ का वेवलेंथ कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब आप सब जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड जो होता है वो ज्यादा होता है, जबकि वेवलेंथ ऑफ ब्लू जो होता है वो उसके मुकाबले में कम होता है। अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो इस स्टार का टेम्परेचर कम होगा, और ब्लू का वेवलेंथ कम है तो इस स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जिन स्टार से रेड और ब्लू लाइट इमिट हो रहे हैं, तो जो स्टार ब्लू लाइट इमिट कर रहा है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और जो रेड लाइट इमिट कर रहा है उसका टेम्परेचर उसके मुकाबले में कम होगा। यानी द टेम्परेचर फॉर रेड लाइट इज लेस देन द टेम्परेचर फॉर ब्लू लाइट स्टार। ये सेकंड क्वेश्चन का आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फर्स्ट करो ये मेटल नंबर 1 है। आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ये मेटल नंबर 1 है। यहां से आपने सोर्स ऑफ लाइट लिया और आपने इस पर लाइट फेंका, तो इसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुका है। अगर हम मेटल बदल दें, अगर हम मेटल बदल दें और वही सोर्स, वही कंडीशन मीन वही सोर्स या वही लाइट दोबारा इंटर करें, दोबारा फेंकें, इंसिडेंट करें, तो क्या अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन का आइडिया आप समझ गए होंगे कि एक लाइट ने एक मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया है, तो क्या ये किसी और मेटल में भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है? क्या ये जरूरी है? तो आंसर होगा नो। आंसर है हमारे स्टूडेंट नो। अब नो को एक्सप्लेन करोगे कैसे? वजह यह है कि हर मेटल में इलेक्ट्रॉन की बाउंडनेस मुख्तलिफ होती है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो बाउंडनेस हो वो 100 जॉल की हो, मिसाल दे रहा हूँ, और यहाँ मेटल नंबर 2 में जो बाउंडनेस हो फर्ज करो वो 200 जॉल्स की हो, यानी इलेक्ट्रॉन 200 जॉल से बाउंड हो या 100 से, और ये मुमकिन है कि आपका आने वाला लाइट 150 जॉल का था, तो 150 100 से तो ज्यादा है, और 150 100 वाले बाउंडनेस वाले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वही लाइट आप इधर यूज करोगे तो 150 200 के मुकाबले में कम है, ये लाइट आकर रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, लेकिन अपने साथ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि इसकी बाउंडनेस 120 हो और आपके आने वाले फोटॉन के फ्रीक्वेंसी या एनर्जी 150 हो, तो ये इससे भी इजेक्शन करेगा और इससे भी। तो नो भी पॉसिबल है और यस भी पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल है। दोनों में आप यही एग्जांपल लिख लेना कि फर्स्ट करो इंसिडेंट फोटॉन इज ऑफ 150 जॉल, इफ बाउंडनेस ऑफ वन मेटल इज 100 and the other metal is 120, so yes, this photon, these condition will eject electron in both cases. But if the boundness in one is 100 and the boundness in second is 200, while the incident photon is 150, then from first metal photoelectric effect होगा, but from second metal photoelectric effect नहीं होगा। Conclusion क्या है कि जनाब एक मेटल से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो उसी वक्त उसी कंडीशन में दूसरे से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 4 नंबर क्वेश्चन, लाइट बल्ब है, इसका आइडिया भी अच्छा है। आपके पास एक बल्ब है, लेट अस सपोज ये एक बल्ब है और ये है जनाब सन। एक बल्ब है और एक सन है। कहते हैं कि अगर बल्ब का टेम्परेचर 2500 केल्विन हो और सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन हो, तो इससे जो लाइट इमिट होती है, इससे जो लाइट इमिट होती है और सन से जो लाइट इमिट होती है, क्या इन दोनों लाइट का जो वाइटनेस है, क्या वो वाइटनेस सेम रहेगा या सेम नहीं रहेगा? सनलाइट और बल्ब लाइट का वाइटनेस सेम रहेगा या नहीं रहेगा? इसका आंसर आप किस ट्रिक से दोगे मैं आपको समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जो वाइटनेस है, वाइटनेस ऑफ लाइट एक्चुअली शोज ब्राइटनेस। ये दरअसल ब्राइटनेस कहलाता है और ब्राइटनेस शो करता है इंटेंसिटी को, और इंटेंसिटी का ताल्लुक है जनाब, इंटेंसिटी का जो ताल्लुक है वो एनर्जी से है, और एनर्जी प्रोड्यूस्ड एनर्जी रिलेटेड, और एनर्जी का ताल्लुक है स्टेफन लॉ से। ये मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया
तो माय डियर स्टूडेंट, वाइटनेस मीन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मीन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन एनर्जी और एनर्जी मींस स्टेफन लॉ। अक्सर स्टूडेंट के जहन में आएगा कि सर एनर्जी एचएफ फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक रखती है, तो वो तो इंटेंसिटी से ताल्लुक नहीं रखती। याद रखिए ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है और एनर्जी ऑफ रे जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन से ताल्लुक रखता है। जितने फोटॉन ज्यादा होंगे उस रे में एनर्जी ज्यादा होगी और जितने फोटॉन कम होंगे एनर्जी कम होगी। यहाँ हम रेस की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वाइटनेस, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन मीन टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रेडिएटेड अकॉर्डिंग टू स्टेफन लॉ इज इक्वल टू सिग्मा टाइम टी का पावर 4, सिग्मा टाइम टी का पावर 4। इसका मतलब ये है कि जिस सोर्स का टेंपरेचर ज्यादा होगा उससे रेडिएटेड एनर्जी भी ज्यादा होगी और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो उसकी वाइटनेस भी ज्यादा होगी। चूंकि सन का टेंपरेचर ज्यादा है तो यहाँ जो लाइट का वाइटनेस है वो वाइटनेस ज्यादा होगा और बल्ब का टेंपरेचर कम है तो यहाँ जो वाइटनेस है वो वाइटनेस कम होगा। तो आप कह सकते हो दैट वाइटनेस ऑफ लाइट या ब्राइटनेस ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स इज अ फंक्शन ऑफ फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर। फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर के साथ डायरेक्टली है। सो अगर टेंपरेचर ज्यादा है तो वाइटनेस या ब्राइटनेस ज्यादा है, टेंपरेचर कम है तो वाइटनेस या ब्राइटनेस कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है? कहते हैं कि एक रेड बीम है और एक ब्लू बीम है। अभी मैंने जिक्र किया, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, लेट अस सपोज इट इज अ रेड बीम और नेक्स्ट हमारे पास है कि ये है ब्लू बीम और ये कहा जा रहा है कि दोनों शुआओं की एनर्जी सेम है, दोनों शुआओं की एनर्जी सेम है, तो किस में फोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, किस रेडिएशन में फोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी? तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर टोटल एनर्जी सेम है और रेड फोटॉन छोटा होता है, याद रखिए रेड फोटॉन छोटा होता है यानी कम एनर्जी का होता है, जबकि ब्लू फोटॉन बड़ा होता है। यानी अगर रेड फोटॉन 5 जॉल का है तो ब्लू फोटॉन फर्ज करो 10 जॉल का है और एनर्जी सेम है, फर्ज करते हैं कि टोटल 40 जॉल की एनर्जी है, सेम कोई वैल्यू ले लें तो यहाँ 40 जॉल डेवलप करने के लिए 5 5 10, 5 5 20, 5 5 30 और 5 5 ये आपके पास 40 होगा। इट मींस के 40 पूरा करने के लिए 8 रेड लाइट में 8 फोटॉन होने चाहिए रेड रे में, जबकि ब्लू में 10 10 10 और 10, तो इसमें कितने फोटॉन होने चाहिए? 4 फोटॉन्स। तो आपका आंसर क्या होगा कि अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट की टोटल एनर्जी सेम है तो उस वक्त ब्लू में फोटॉन्स की तादाद कम होगी और रेड में फोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि रेड का एक फोटॉन छोटा और कम एनर्जी का होता है, ब्लू का एक फोटॉन बड़ा और ज्यादा एनर्जी का होता है, लिहाजा इसमें कम तादाद होगी ब्लू में और रेड में ज्यादा होगी। अगर फिर भी क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में जाना चाहते हो तो याद रखिए जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अरे है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसमें फोटॉन ज्यादा और रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो इसमें फोटॉन भी ज्यादा है, जबकि ब्लू का वेवलेंथ कम होता है तो इसमें फोटॉन्स की तादाद भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहते हैं कि फोटॉन का रेस्ट मास 0 क्यों होता है? अगर ये हमारे पास है एक फोटॉन तो जनाब आप इसका रेस्ट मास यानी m0 जो है वो 0 लेते हो, इसका रीजन क्या है, क्यों? Why you people consider that the rest mass of photon is 0? लॉजिकल बात करें, कॉन्सेप्चुअल बात करें तो फोटॉन कभी रेस्ट में होता ही नहीं, तो हम रेस्ट मास कैसे ले सकते हैं? फोटॉन के अंदर मैटर है ही नहीं और मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जब मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है और इसके अंदर मैटर नहीं है तो हम इसका मास 0 लेते हैं। लॉजिकल बात करें, इनर्शिया फोटॉन का है ही नहीं, आप इनर्शिया फोटॉन से रिलेट नहीं कर सकते और जहां इनर्शिया नहीं होता हम मास कैसे ले सकते हैं? इनर्शियल मास। ये लॉजिकल बातें हैं। टेक्निकल मैथमेटिकल बात कर लेते हैं। आइए वो क्या है, मैं कहूंगा एज वी नाउ दैट द मास ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय 1 माइनस v² ओवर c² अंडर द रूट। ये इक्वेशन है रिलेटिविटी थ्योरी का, मास डायरेक्शन का। अगर आप किसकी बात कर रहे हो, कहें सर फोटॉन की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि फोटॉन के लिए vc के बराबर होगा
अगर हम इसकी जगह c पुट करेंगे तो c² और c² कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अंडर द रूट। अब इट इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय 0। हमारे पास रास्ते दो हैं, या तो हमें m नॉट को 0 लेना चाहिए और या 0 नहीं लेना चाहिए। याद रखें, अगर आप m नॉट को 0 नहीं लोगे तो ये m जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो इंफिनिटी हो जाएगा, और इनफाइनाइट मास इन दिस यूनिवर्स इज इम्पॉसिबल। लिहाजा अगर हम इस m नॉट को 0 नहीं लेंगे तो मास ऑफ फोटॉन, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटॉन, मास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन, वो इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी फोटॉन या इंफिनिटी मास इज इम्पॉसिबल। अगर इंफिनिटी मास इम्पॉसिबल है तो इस इक्वेशन से इम्पॉसिबल रिजल्ट ना आए, एक ही तरीका है कि हम m नॉट को क्या कंसीडर करें, 0, क्योंकि 0/0 से हम इंफिनिटी से बच जाएंगे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7, डीलिंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जनाब वो क्या कह रहा है, कॉम्पटन्स इफेक्ट है, विजिबल लाइट से क्यों नहीं होता। कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से क्यों नहीं होता, विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट क्यों नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले कॉम्पटन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट तो देखें। द आइडिया ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट सेज कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहां से आने वाला कोई भी फोटॉन हो, तो कॉम्पटन इफेक्ट का आइडिया ये है कि जब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये फोटॉन सारा जाया नहीं होना चाहिए, और ये फोटॉन टकराने के बाद इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी 0 नहीं, फोटॉन टकराने के बाद इसकी एनर्जी में क्या आनी चाहिए, कमी, यानी यहाँ उसकी एनर्जी ज्यादा हो, तो यहाँ 0 ना हो, फोटॉन को डिसअपियर नहीं होना चाहिए, ये 0 ना हो और ये कम एनर्जी के साथ अपियर हो, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ किसी और तरफ चला जाए। ये कॉम्पटन इफेक्ट का आइडिया है। अब ये विजिबल फोटॉन हो तो क्यों नहीं होता कॉम्पटन इफेक्ट, अगर विजिबल से ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी एनर्जी के फोटॉन पे होता है। द एक्चुअल रीजन इज कि अगर माय डियर स्टूडेंट ये फोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से डिस्प्लेस करेगा, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना लाजमी है कि उसको कुछ एनर्जी डिलीवर हो जाए। विजिबल फोटॉन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के इनर्शिया से कम होती है। द एनर्जी ऑफ विजिबल फोटॉन कैन नॉट बी एज मच टू compete with the energy of electron, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इन माइक्रो इनर्शिया है, और वो इनर्शिया कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ही रहे, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही रहे। अगर इनर्शिया चाहता है कि इधर ही रहे, और इनर्शिया की ये चाहत फर्ज करो 100 जॉल से वाबस्ता है, तो विजिबल फोटॉन में जो एनर्जी होती है वो 100 जॉल से कम होती है। तो जब भी विजिबल फोटॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं बिगड़ता और ना इससे ये एनर्जी ले लेता है, बल्कि यही फोटॉन हमारा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है या स्कैटर हो जाता है किसी भी तरफ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करे और डिस्प्लेस हो जाए और फोटॉन किसी और तरफ चला जाए और इसकी एनर्जी में लॉस और ये गेन कर ले, तो पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि इसकी एनर्जी इसके इनर्शिया के ख्वाहिश से ज्यादा होनी चाहिए, और इसीलिए विजिबल से ये पूरी नहीं होती। और विजिबल के बाद लेट अस सपोज अल्ट्रावायलेट या एक्स रे फोटॉन जो होते हैं वो सूटेबल फॉर कॉम्पटन इफेक्ट होते हैं, और आप उस पर ये फेंकोगे तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि इनर्शिया के इस ख्वाहिश को एक्सीड कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को मजबूरन अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। डिस्प्लेस होने के दौरान वो फोटॉन से कुछ एनर्जी ले लेता है, गेन कर लेता है, और फोटॉन कुछ एनर्जी लॉस करके किसी और तरफ चला जाता है, और हम कहते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट का प्रोसेस हो गया। सो विजिबल लाइट क्यों नहीं कर सकता, इट इज बिकॉज द एनर्जी ऑफ विजिबल फोटॉन इज लेस देन द इनर्शिया इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टैटिकली। नेक्स्ट हमारे पास है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, यानी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ये हमें गिवन है।
तो स्पीड के बारे में आप बता दें कि स्पीड किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और प्रोटॉन का वेवलेंथ आपस में बराबर है। स्पीड बता दें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में स्पीड सेम होगा या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा या प्रोटॉन का। बहुत इजी है, हम इसको लिख सकते हैं h/mv और इसको लिख सकते हैं h/mv। डी ब्रॉगली आइडिया है, h तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। h और h क्या हो जाते हैं, आपका आंसर कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास, इसको इस तरफ ले जाए, इसको इस तरफ ले जाए, तो मास ऑफ प्रोटॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब v ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखें तो इट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन और v ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिलेशन से अभी पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है और प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, और लिहाजा इससे हम सीख गए हैं कि जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा हो तो आंसर कम हो जाता है। लिहाजा Vp जो होगा वो कम होगा और Ve जो होगा वो ज्यादा होगा। और इसके अलावा भी आप गेस कर सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा और ये कम, तो आंसर लेस देन 1, तो ये कम और ये ज्यादा। लेकिन आसान तरीका ये है कि देखो स्पीड ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इनवर्सली है, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इक्वेशन बता रहा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन का मास तो ज्यादा है, प्रोटॉन का स्पीड कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा। सो क्वेश्चन का आंसर ये बन गया कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो तो प्रोटॉन कम स्पीड से मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, बिकॉज़ स्पीड्स इन दिस केस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम पोटेंशियल पर हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों को आप पोटेंशियल सेम दे रहे हो, तो आप हमें ये बताएं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और प्रोटॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ में से कौन सा वेवलेंथ ज्यादा होगा और कौन सा वेवलेंथ कम होगा। तो याद रखें माय स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक जनरल फार्मूला है कि इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 मास चार्ज पोटेंशियल। ये इसका एक जनरल फार्मूला है, हम डिराइव कर सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में वैल्यूज पुट करके हम इस तक आ सकते हैं। यानी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल मिला है, हमें वेवलेंथ बताने हैं किसका कम है किसका ज्यादा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, कहें सर वो तो सेम है, पोटेंशियल इन्होंने क्या दिया है, सेम दिया है और 2 दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो डिसीजन है, इसका जो डिसीजन है वो कौन करेगा, मास करेगा। और इनवर्स रिलेशन बता रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास। और नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हो कि प्रोटॉन के लिए मास ज्यादा है, इसीलिए प्रोटॉन का जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मास कम होता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो ज्यादा होगा। सो कंक्लूजन ये आया that the electron's wavelength will be greater than the proton's wavelength at same potential। सेम पोटेंशियल पर इनके वेवलेंथ का रिलेशन यही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स सेकंड ईयर चैप्टर 18। लास्ट क्वेश्चन 10 में ये कह रहे हैं कि जनाब अल्ट्रावायलेट जो होते हैं, अगर हम अपने स्किन की बात करें, ह्यूमन स्किन की बात करें, तो ह्यूमन स्किन के लिए जो विजिबल रेज है, विजिबल रेज कम हार्मफुल है, ये कम हार्मफुल है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये ज्यादा हार्मफुल है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्यों। मेरे ख्याल में ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं,
सब स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह समझते होंगे। द फर्स्ट पॉइंट जो आपने बताना होगा, तो आप जानते हैं कि स्किन के कई लेयर्स होते हैं, ये कई लेयर्स होते हैं, और फर्स्ट लेयर डैमेज हो जाए तो इतना सीवियर नहीं होता, सेकंड लेयर डैमेज हो जाए तो ये थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है, थर्ड लेयर डैमेज हो जाए तो और ज्यादा सीवियर होता है। इसका मतलब है कि स्किन में कई लेयर्स हैं। अगर स्किन में कई लेयर्स हैं तो जो उस पर हार्मफुल इफेक्ट है वो पेनिट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जो शोआ जितना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा उसका हार्मफुल इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, और जो शोआ कम पेनिट्रेट करेगा उसका हार्मफुल इफेक्ट उतना कम होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, दैट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन से ताल्लुक रखता है। पेनिट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्ट्रावायलेट की ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और विजिबल रेज की फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की ज्यादा, विजिबल की कम, तो एनर्जी अल्ट्रावायलेट की ज्यादा और विजिबल की कम, तो पेनिट्रेशन अल्ट्रावायलेट की ज्यादा और विजिबल की कम, तो हार्मफुल इफेक्ट भी अल्ट्रावायलेट का ज्यादा और विजिबल का कम। यानी एक ही ह्यूमन स्किन है, अगर इधर अल्ट्रावायलेट हिट करेगा तो वो डीप लेयर तक पेनिट्रेशन करेगा और हार्मफुल इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर ये विजिबल रेज से इंटरेक्ट करेगा तो ये डीप लेयर्स तक इफेक्ट नहीं फैला सकते, इवन कम एनर्जी की वजह से फर्स्ट लेयर भी डैमेज नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई विजिबल रेज आर लेस हार्मफुल देन अल्ट्रावायलेट रेज। गुड लक डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।